अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव एट 5 में खुश आमदीद। मैं हूँ वदा शुजा। नाज़रीन, आज इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन है। 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से आज मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं मुख्तलिफ शहरों में अपने पिंडाल सजा कर बैठे हैं, अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं, अपने मंशूर पेश कर रहे हैं, आवाम से नए नए वादे कर रहे हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे और भी कुछ अहम इशूज़ को आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आपको लिए चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। नाज़रीन, हम आपको बताएंगे सबसे पहले कि निगरान वज़ीर आज़म नासिरुल मुल्क साहब ने इस्लामाबाद में विंटेज कारों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया है। दो बहुत अहम गाड़ियां जो हैं विंटेज कारें जो एक तारीखी हैसियत रखती हैं, उनको इस नुमाइश में शामिल किया गया है। और हम देख रहे हैं कि मोनूमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वहां पर इन कारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि आम इंतखाबात इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज है। रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में बड़े बड़े पिंडाल सज गए हैं। कारकुनान का लहू गरमाने की ये लीडर्स कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से आपके लीडर्स किन किन शहरों में आज पिंडाल सजाए बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपको बताएंगे कि फुल प्रूफ बनाने के लिए और रिगिंग के चांसेस को खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन जो है बहुत सरगर्म अमल है। और आपको बताएंगे कि कौन से वोट गिनती में शामिल हो पाएंगे और कौन से ऐसे वोट हैं जो कि खारिज कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे से इसको वाज़ेह कर दिया, आपको डिटेल में बताएंगे। और गुज़िश्ता रोज खुदकुश हमले में शहीद होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इकरामुल्लाह गंडापुर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उनको उनके घर के अहाते में ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। और नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वर्किंग ग्रुप के इफ्तिताही इजलास हुआ है। तहमीना जंजुआ साहिबा जो कि सेक्रेटरी खारिजा हैं, वो 28 अफराद पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन लेकर अफगानिस्तान गई हैं और क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान के क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के हवाले से एक बहुत अहम इजलास है। आपको डिटेल से आगाह करेंगे। और बात करेंगे ईरान और अमेरिका के माबैन होने वाले सख्त अल्फाज के तबादले की। हम देख रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से सख्त पाबंदियां आयद करने का अपना इंडिया दे चुके हैं। बहुत ऐसे ममालिक बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, रूस ने एतराज़ किया है कि ईरान पर ये पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये पाबंदियां लगाना चाहते हैं। हसन रूहानी कहते हैं कि अगर ये पाबंदियां लगाई गई तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सियासी खुदकुशी होगी। मुल्क भर में मौसम खुशगवार है। मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। जुड़वा शहरों में भी कल से मुसलसल बारिश हुई है। नदी नाले जो हैं वो भर गए हैं। रावलपिंडी के कुछ नशेबी इलाकों में पानी भी भर गया है। और हम देख रहे हैं कि बारिश के हवाले से एक इमरजेंसी भी लगा दी गई है इन इलाकों में। और आखिर में बात होगी क्रिकेट की। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे में क्लीन स्वीप कर दिया है। 5-0 से कामयाबी हासिल की है और सीरीज अपने नाम लिखी है। तो नाज़रीन, ये थे आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत। इन पर डिटेल में बात करेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स की राय लेंगे, अपने नुमाइंदों से भी अपडेट्स हासिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लेना एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। अल्लाह ने आपको मौका दिया अपनी तकदीर बदलने का। मिना हज के दिनों में आबाद होने वाला शहर मिना, कम जगह और रश के बायस मिना में हुज्जाज लाजमी हिदायत, आज़मीन खंदा पेशानी का मुजाहरा करें, खाने पीने में एहतियात और सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। किराए से बचने के लिए मिना से मस्जिद हराम तक सुरंगों का रास्ता बेहतर है। मिना से मुज़दलिफ़ा जाने के लिए जदीद और तेज रफ्तार मुशायरे ट्रेन और बसों का इस्तेमाल करें। हर कदम अपने मकसूद का ख्याल रखें। वज़ारत मज़हबी उमूर, हुकूमत पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा
چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنی قومی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رابطہ کیجیے قوم اور افواج پاکستان ساتھ ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، لائیو ایٹ 5 کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے انتخابی مہم کا آج رات 12 بجے تک کا وقت ہے۔ آج یہ مہم ختم ہو جائے گی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لیڈرز جو ہیں، مختلف پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں، وہ آج کے دن کو بھی بہت بہترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں میں گھل مل رہے ہیں۔ جلسوں کا، ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان لاہور میں ہیں اور وہ وہاں پر اپنے کارکنان کا لہو گرمائیں گے، وہاں ان سے نئے وعدے کریں گے، اپنے لوگوں میں گھلے ملیں گے۔ لاہور میں کیا تفصیلات ہیں مختلف ریلیوں کی، کہاں پر کس طرح کا شو سجانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تفصیلات جانیں گے ہماری نمائندہ
सिद्रा आसिम से। सिद्रा बताएगा, कप्तान जो है वो लाहौर में मौजूद है, तैयारियों के हवाले से बताएगा। जी, कप्तान जो है वो लाहौर में मौजूद है। शाम को बकायदा जो है वो आज आखिरी दिन है कैंपेन का, रात 12 बजे ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। जहाँ पीटीआई अपने जो है वो तमाम कैंपेन आज रात 12 बजे खत्म कर देगी, वहीं दूसरी जमातें भी जो है वो आज तैयार हैं और अपनी कैंपेन को खैराबाद करने जा रही हैं। और कल से सरकारी मामला खत्म हो जाएगा कैंपेन करने का, तो मुस्लिम लीग नून जो है उसके जो उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज जो है वो भी मोची दरवाजे से अपनी कैंपेन आगाज करेंगे और उसके बाद इख्तिताम करेंगे दरबार जाकर। इसके अलावा रियाज सादिक जो है हमजा शहबाज के बाद अगर बात करें शहबाज शरीफ की, डीजी खान में अपना जलसा आखिरी जलसा करेंगे और वहाँ पर अपनी कैंपेन को आज रात 12 बजे खत्म कर देंगे। तमाम सियासी जमातें और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पीटीआई से है, पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने एक बड़ी शानदार कैंपेन करने के बाद आज अपनी इस कैंपेन को जो है वो रात 12 बजे तक खत्म करना है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि लाहौर इस वक्त में एक बहुत गहमा गहमी जारी है, डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला उरूज पे है। इससे एक चीज मैं इसमें जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगी, क्योंकि सिर्फ अब एक दिन बाकी है, तो थोड़ी सी हम इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से बात अगर हम कर लें तो इलेक्शन कमीशन जो है उसकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। सिद्रा ये बताएगा, आवाम किस तरह देख रहे हैं लाहौर? हम देखते हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर हर मौके पर ही जोशो जज्बे का बाकी मुल्क से हटकर कुछ मुजाहरा करते हैं, तो लाहौरी किस तरह से इलेक्शन कैंपेन्स का हिस्सा बने हुए हैं? देखिए जी, लाहौरिये जो है आपने खुद ही कह दिया कि कोई भी एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, वो फेस्टिविटी में तब्दील कर देता है, उसको बिल्कुल एक जश्न के तौर पर मना शुरू कर देता है। अगर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा हो तो आपको दूर दूर तक बैनर्स नजर आ रहे हैं, बैलेट पेपर्स नजर आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बोर्ड लगे हुए हैं। लोग जो है इतवार का रोज उन्होंने पूरे खाने खाने के बाद रात देर तक कैंपेन में गुजारा, आज आखिरी दिन को वो आखिरी दिन समझ के वो यूं गुजार रहे हैं कि जैसे कल को बहुत बड़ा, परसों बहुत बड़ा कुछ जश्न होने वाला है। तो लाहौरिये तो हर दिन को ऐसे मनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ये जरूर चेंज आया है कि नौजवान बहुत एक्टिव है, यंग जनरेशन बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा उनकी पार्टिसिपेशन है। वो लोग जो कभी इलेक्शन कैंपेन की तरफ नहीं आए थे, वो लोग जो कभी वोट की वैल्यू को, उसकी वर्थ को एक्नॉलेज नहीं करते थे, इस बार वो तमाम लोग जो हैं वो वोट देने के लिए बेताब हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इलेक्शन के मौके पर सबसे बड़े दो चैलेंजेस देखने में आएंगे, एक सिक्योरिटी और दूसरा इलेक्शन जो मरना है, वोट कास्ट करने का, पोलिंग का जो वक्त है वो वक्त पर शुरू हो जाए। तो सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करें तो फौज के जो है वो 3 लाख जवान जो है वो पुलिस स्टेशन पर तैनात कर दिए गए हैं और जो पुलिस अफसरान है वो 4 लाख पुलिस जवान जो है वो पुलिस स्टेशन पर तैनात कर दिए गए हैं सिक्योरिटी के पेश नजर। तो सिक्योरिटी के मामले से निपटने की तैयारियां मुकम्मल हैं। दूसरा बड़ा चैलेंज तो देखने में आएगा वो ये होगा, और जो हम देखें तो सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चैनल पर नजर आ रही होती है, वो यही होती है कि अमला वक्त पर पहुंचता या पोलिंग का मरला का वक्त पर शुरू हो गया। तो दूसरा बड़ा चैलेंज ये होगा। तो देखना ये है कि इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी के मामला को मुकम्मल कर दिए गए तो क्या ये दूसरा पोलिंग का काम भी वक्त पर शुरू हो जाएगा या नहीं? बहुत शुक्रिया आपका। और पोलिंग के हवाले से आपको बताएं तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 1 घंटा एक्स्ट्रा वक्त दिया गया है क्योंकि मौसम इस तरह का है ताकि लोग अपनी सहूलत के हिसाब से आएँ और अपना वोट कास्ट करें। और आवाम का जोशो खरोश जो है वो दीदनी है। लाहौर की फेस्टिविटी का जिक्र हुआ। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज 4 मुख्तलिफ हल्कों का दौरा करेंगे और वो इख्तिताम करेंगे अपने इलेक्शन कैंपेन का NA 131 में, जो जिस हल्के से वो खुद भी खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के लीडर जो हैं वो हमजा शहबाज जो हैं वो भी आज एक रैली निकालने वाले हैं। मोची गेट से लेकर दाता दरबार पर जाकर वो इख्तिताम पजीर होगी, वहां वो दुआ भी करेंगे। कराची के हालात जानेंगे। जमीर अब्बास ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। जमीर बताइएगा, MMA आज एक बड़ा शो करने जा रही है इलेक्शन के हवाले से, कराची में क्या तैयारियां हैं? हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं जमीर अब्बास से, उनसे बात करेंगे कराची के हवाले से। MMA का आपको बताएं कि वहां पर वो एक बड़ा मैं आपको यहाँ पर तस्दीक कर दूं, MMA इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है, जबकि MQM एक बड़ा पंडाल सज चुका है कराची में, वहां पर वो अपना एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो जो है वो शिकारपुर और जैकबाबाद में जो है जलसों से खिताब करेंगे। आपको फौरी खबर के लिए लिए चलते हैं यहाँ पर इस वक्त न्यूज स्टूडियो।
تازہ ترین آپ کو آگاہ کریں گے کہ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات کی ملاقات، اور اس ملاقات میں پیشہ ورانہ تربیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم ناصر الملک سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی آج ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اہم ملاقات سے احوال سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آج نگراں وزیر اعظم ناصر الملک سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر محمود حیات نے، اور ان سے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ پی ٹی وی نیوز سے یہ تھی تازہ ترین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں جسٹس سردار محمد رضا، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم پاکستان میں آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ 25 جولائی کو اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اپنی قومی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔ انتخابات 2018 جیت کی امید لیے پرجوش امیدوار، انتخابی حلقے جوڑ توڑ اور میٹنگ، کس کو ملے گا آپ کا ووٹ؟ کون ہوگا آپ کے روشن مستقبل کا امین؟ پرامن خوشحال ترقی یافتہ پاکستان، آپ کی جیت پاکستان کی جیت، فیصلہ آپ کا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ملک کے مختلف شہروں میں جو الیکشن کیمپینز کا آج آخری دن ہے، آخری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، ان سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں کیا صورتحال اس وقت جاری ہے، کون سی بڑی جماعتیں آمنے سامنے ہیں، اور اس وقت کون سی بڑی جماعت کا آپ جلسہ ہونے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ ضمیر، بتائیے گا آج کون کون سی جماعتیں اپنے لوگوں میں جائیں گی، ان کا لہو گرمائیں گی؟ جی بالکل، جیسے کہ آج یہ جو انتخابات 2018 کا جو سلسلہ ہے اس کا آج آخری دن ہے، جب انتخابی مہم جو ہے آج رات 12 بجے جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ دن میں بھی تقریباً جو بھی لیڈنگ پارٹیز ہیں، جیسے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ایم سی ایم پاکستان ہے، اور اس کے علاوہ ایم ایم اے ہے، انہوں نے اپنے حساب سے اپنے اپنے جو مختلف جگہوں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے الگ الگ مختلف قسم کی جو ہے ایکٹیویٹیز رکھی ہیں، کیونکہ رات 12 بجے ان کی تمام ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسے میں آپ سے شروع کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے حساب سے، کہ پیپلز پارٹی نے کل سے ہی جو ہے بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے جو ہے وہ 7 سے اپنی ریلی کا جو ہے آغاز کیا تھا، اور آج ان کی ریلی جو ہے تقریباً جو لاڑکانہ ڈویژن ہے اس کا وزٹ پورا کر کے 12 بجے تک اختتام پذیر ہوگی۔ تو یہ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں، مختلف حلقوں میں جا رہے ہیں، مختلف شہروں میں جا رہے ہیں ریلی کی شکل میں، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے اسٹاپس کر کے خطاب کر رہے ہیں وہاں کے ووٹرس کو۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ کافی ان کے لیے پازیٹیو بھی ہے، ان کو کافی اچھا رسپانس بھی مل رہا ہے۔ کوئی ایسی کانسٹیٹوئنسیز بھی تھی جہاں پہ پہلے پیپلز پارٹی کو اتنی اسٹرانگ پوزیشن نہیں تھی، لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان جگہوں پہ بھی کافی لوگ ان کو دیکھنے اور سننے کے لیے آئے ہیں۔ اس طریقے سے ایم سی ایم پاکستان کی جو ہے وہاں پہ کراچی میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، کچھ کارنر میٹنگس ہیں، اور پی ایس پی کی بھی کچھ کارنر میٹنگس ہیں، اور ایم ایم اے کی جانب سے بھی مختلف شہروں میں سن کے الگ الگ کارنر میٹنگس اور ریلیاں کا جو ہے انعقاد کیا گیا ہے۔ اچھا ضمیر، کراچی کے حوالے سے بتائے گا کہ کون سی جماعتوں کے بیچ میں کانٹے دار مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے؟ ذرا دوبارہ بولیے گا، آپ کی آواز۔ کراچی میں کون کون سی جماعتوں کے مابین بڑا کانٹے کا مقابلہ اس کی امید کی جا رہی ہے؟ جی بالکل، کراچی میں اس وقت 2 بڑی جماعتیں ہیں، جس میں ایک ایم سی ایم پاکستان ہے اور دوسری پاک سرزمین پارٹی ہے۔
मैं इस वजह से इन दो को बड़ा बता रहा हूँ क्योंकि इनमें तो ज्यादातर जो वोटर्स हैं, आपको पता है कराची में उर्दू स्पीकिंग है और वो ज्यादातर वोट पहले एमक्यूएम को जो दिया करते थे, और क्योंकि एमक्यूएम से डिसइंटीग्रेट करके डिफेक्ट करके कुछ लोग पीएसपी में गए हैं, तो जो भी सर्विस कराची में हुए अब तक उसमें सबसे ज्यादा जो है लोगों ने सपोर्ट किया है मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान के, और उसके दूसरे नंबर पर पीएसपी को। अब ये वेरी करता है, कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे पीएसपी स्ट्रांग है और कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे एमक्यूएम स्ट्रांग है। लेकिन इस दफा देखने में ये आया है कि एमक्यूएम और पीएसपी के बाद जो तीसरी बड़ी जमात वहाँ पे नजर आई है, या जो सर्वे से हमें नजर आता है, या जो वोटर से जो एक आइडिया है, जो इंफ्लुएंस है, वो पीटीआई की तरफ किया है। पीटीआई भी हो सकता है कि कराची में बहुत बड़ा फैसला तो आवाम ने 25 जुलाई को ही करना है। जमीर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, कराची की और सिंध की ओवरऑल सूरत हाल का हम जायजा ले रहे थे। आज रात 12 बजे इलेक्शन कैंपेन जो हैं वो ख़त्म पजीर हो जाएंगी। कल का दिन है वोटर के पास अच्छी तरह सोचने के लिए, क्योंकि ये वोट आपने पाकिस्तान को देना है। पॉलिटिकल एफिलिएशन मंशूर को जो है मद्देनजर रखें, परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखें, तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिन पर अगर आप नजरसानी करें तो आप एक अच्छा फैसला कर पाएंगे। और वोट आपने पाकिस्तान की किस्मत का करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की यूथ हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इस तमाम तर पोलिटिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा एक्टिव हमें नजर आ रही है, इंथुजियास्टिक नजर आ रही है। कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। 2013 में हमने यूथ का एक बहुत बड़ा वोट बैंक देखा जो कि उभर कर सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करते हैं। दूसरा हमारा मौजू है इलेक्शन कमीशन तैयारियां कर रहा है। हम देख रहे हैं कि आज रात जो उम्मीदवार हैं, पार्टीज हैं, उनका काम तो मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है जब तक वोटों के रिजल्ट नहीं आ जाते, वो उनको कंपाइलेशन में उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। हम देखते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस में बहुत से ऐसे वोट भी कास्ट किए जाते हैं जिनको कंसिडर नहीं किया जाता। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि कौन से ऐसे वोट जो हैं वो गिनती में शामिल होंगे और किन को जो है वो खारिज कर दिया जाएगा, गिनती में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि वो वोट जाया हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने और क्या फैसले किए हैं, किस तरीके से इसको वाज़ेह किया है, जाने के हमारे नुमाइंदे फहद जावेद ने हमें ज्वाइन किया है। फहद बताएगा, इलेक्शन कमीशन ने बड़े अच्छे से वाज़ेह कर दिया है, डिटेल्स बताएगा। जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज वोट डालने का बाकायदा जो इखलाक है, तरीकाकार है, वो बताया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात दी गई थी। वोटिंग की जो टाइम होगा वो सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो कि बिला नागा शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। जो वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी कहा गया कि जब वोटर हजरात अपने वोट डालने के लिए आए तो वो 8300 पर पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर अपना मुतलका वोटर का जो उनका स्टेशन है उसकी तस्दीक कर लें कि कहाँ पर वो वोटिंग स्टेशन बना है, उन्होंने जहाँ पर वोट कास्ट करना है। उसके बाद जब वो आएंगे वोट डालने के लिए तो वो अपना प्रोविजनल शनाख्ती कार्ड हमरा लाएंगे। बगैर शनाख्ती कार्ड के वोट डालने के अहल नहीं होंगे। और जिनका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया है, जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड है, वो भी ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड लाएंगे तो उस पर वोट डालने दिया जाएगा। शनाख्ती कार्ड के अलावा पासपोर्ट या किसी और डॉक्यूमेंट पर वोट डालने की इजाजत नहीं होगी। जब वो वहाँ पर आएंगे प्रिजाइडिंग अफसर को अपना शनाख्ती कार्ड देंगे, जिसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर उनका नाम वोटर लिस्ट से काटने के बाद उनको एक चिट जारी करेगा और उनके अंगूठे पर निशान लगाएगा। उसके बाद वो जाएंगे असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर के पास, वो वहाँ पर उनको एक स्टैंप देगा। उसके बाद वो अपने हाथ खाने में जाकर जहाँ पर हाथ में राय खुशियाँ रखी जाएगी वहाँ पर वो जाके स्टैंप आउट करेगा। उसने वाज़ेह तौर पर स्टैंप उसकी एक निशान पर लगानी है वो जिस उम्मीदवार को मुंतखब करना चाहेगा। अब वोट के रिजेक्ट होने का जो सवाल है उसमें ये है कि अगर स्टैंप बैकवर्ड 2 उम्मीदवारों पर लगी होगी तो वो रिजेक्ट को कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह अगर स्टैंप दरमियान वाले खाने में लगी होगी, आगे एक साइड पर आगे एक साइड पर, तो वो भी रिजेक्ट वोट क्लियर होगा। और उस प्रोसीजर को अगर पूरा नहीं किया जाएगा या उस पर कुछ और रिटर्न लिखा जाएगा उस वोट पे, तो उस वोट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुस्तरद वोट करार दिया जाएगा। जी, एक ऑफिशियल कोड मार्क भी लगाया गया है बैलेट पेपर्स पर, कहा जा रहा है कि उसके बगैर भी जो है वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अच्छा फहद, हमने देखा कि मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के जो वाकयात पेश आए हैं, इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा इस हवाले से इस मामले को बारीकबीनी से जायजा ले रहा है। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी के हवाले से और पोलिंग के अमल में जो सिक्योरिटी है उसका भी जो है बहुत अच्छा एक इंतजाम किया गया है। मैं चाहूंगी उसकी डिटेल से भी आगाह कीजिएगा हमें। जी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इस हवाले से पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसमें अपनी खिदमत सर अंजाम देगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, अफवाज पाकिस्तान के जो है तकरीबन 3,70,000 के करीब जो जवान और अफसरान हैं वो ड्यूटी अंजाम देंगे, जिसमें 1,70,000 जो है वो सर्विस जो कर रहे हैं वो जवान होंगे, जबकि बाकी रिजर्व और रिटायर जवान होंगे जो सिक्योरिटी की पे ड्यूटी अंजाम देंगे। इसी तरह पुलिस के जो है वो तकरीबन 4 लाख के करीब 4,50,000 के करीब जो है पूरे मुल्क में
पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जिनके अंदर पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर जो पुलिस एहलकारों की तादाद है वो 2,21,000 है। इसी तरह सिंध के अंदर 1,06,000 के करीब जो पुलिस एहलकार है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। KPK के अंदर 87,000 के करीब पुलिस एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और बलोचिस्तान के अंदर 59,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। खास जो इस इलेक्शन में खास इकदाम किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो ये है कि खास जो पोलिंग स्टेशन है 17,000 पोलिंग स्टेशन है उन पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए। CCTV कैमरों की जो तादाद है 70,000 के करीब है। तमाम चारों सूबों की तरफ से जो सूबाई सेक्रेटरी है उन्होंने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया है कि खास पोलिंग स्टेशन के ऊपर CCTV कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं ताकि किसी भी हाल की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद हो जिसको बाद में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। जी ठीक है फाज जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। और इलेक्शन कमीशन की नाज़रीन तैयारियों के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। सीक्रेट कोड वाले, ऑफिशियल कोड मार्क वाले बैलेट पेपर तैयार किए गए हैं। वाटर मार्क भी उन पर होना लाजिम है। आपको बताएं कि असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत उस पर बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। मखसूस 9 खानों की मोहर वाला बैलेट पेपर ही शामिल किया जा सकेगा। अगर आपने एक निशान से जायद किसी निशान पर स्टैंप लगा दी तो वो भी जाया हो जाएगा वोट। और बहुत ध्यान से ये वोट कास्ट करें, यह अमानत है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आपने इस हवाले से अलर्ट रहना है। और साथ ही साथ अलर्ट एक और मामले के हवाले से रहना है, वो सिक्योरिटी के हवाले से है। हम देख रहे हैं कि पाक फौज को जिम्मेदारी सौंपी गई है, हसास इदारों के पास जिम्मेदारी है सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन इलेक्शन वाले दिन आपका, हमारा, हम सबका फर्ज है कि हम अपने इर्द गिर्द माहौल पर नजर रखें। किसी भी मशकूक शख्स को, मशकूक एक्टिविटी को जो है वो नजर में रखें और ऑफिशियल्स को इत्तला दें बजाय कि हम उसको खुद से हैंडल करें। तो जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। दुनिया भर से मुबस्सिरीन पाकिस्तान के होने वाले इन आम इंतखाबात पर नजरें जमाए बैठे हैं, यहाँ पर आकर जायजा भी ले रहे हैं, यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे। तो एक ओवरऑल पाकिस्तान के लोगों का इमेज है जो इंटरनेशनली पोर्ट्रे होगा। नाज़रीन, अगला मौजू वो भी दहशत गर्दी के हवाले से जो मैंने सवाल किया था अपने नुमाइंदे से। दहशत गर्दाना जो वाक़यात पेश आए हैं, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं इकरामुल्लाह गंडापुर साहब जो हैं उनको निशाना बनाया गया, वो जांबर नहीं हो सके। और इस अटैक में हम बता रहे हैं कि आपको वो शहीद हो गए। उनकी आज नमाज जनाजा अदा कर दी गई और उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। रिया खान के इलाके कुलाची में वो अपनी किसी कॉर्नर मीटिंग से वापस आ रहे थे जबकि उनको ये निशाना बनाया गया है। उनके अलावा भी 2 ऐसे लोग हैं जो कि शहीद हुए हैं इस वाक़े में, जख्मी भी हुए हैं कुछ लोग जो कि अस्पताल में जेर इलाज हैं। इकरामुल्लाह गंडापुर साहब जो हैं वो एक अहम उम्मीदवार थे और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और मुल्क के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस है। हम आपको बताएं कि उनको उनके घर के अहाते में ही सुपुर्दे खाक किया गया है। और नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक से वापस आएंगे और लाइव एट 5 में शामिल करेंगे कुछ मजीद मौज़ूआत भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं जस्टिस सरदार मोहम्मद रजा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ। हम पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात के इनेकाद के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि 25 जुलाई को अपने घरों से निकलें और वोट का सही इस्तेमाल करके अपनी कौमी जिम्मेदारी को निभाएं। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया। क्या हमारी आइंदा नस्लें पानी की बूंद बूंद को तरसेंगी? अगर नहीं तो हमें डैम्स अपने वसाइल से तामीर करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ब्यामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड कायम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी खुद उठाई है। ये सदक़ा जारिया है। आगे बढ़े पाकिस्तान के लिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक वर्किंग ग्रुप है उसके इफ्तिताही इजलास के हवाले से सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ साहिबा 28 रुकनी वक्त को लेकर अफगानिस्तान पहुंची हैं। कोशिशें की जा रही हैं अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से, इस खत्ते में अमन के हवाले से। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस वर्किंग ग्रुप के इजलास के हवाले से। हमें सीनियर एनालिस्ट हैं, मुख्तलिफ उमूर के हवाले से, बैनुल-अक़वामी उमूर के हवाले से गहरी नजर रखते हैं, उनसे हम बात करेंगे। आगाकार हारून साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। आगाकार हारून साहब, किस तरह से देख रहे हैं वर्किंग ग्रुप का इफ्तिताही इजलास हुआ है, एक हैवी डेलीगेशन के साथ तहमीना जंजुआ साहबा अफगानिस्तान में मौजूद हैं? देखिए, अगर टेक्निकली स्पीकिंग मेरे लिए तो ये पहला अपना इजलास है इसमें कि पांचों के पांचों वर्किंग ग्रुप जो है वो शामिल हो रहे हैं। जैसे इजलास हुआ था लेकिन उसमें पांचों ग्रुप शामिल नहीं थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो रिसेंटली मीटिंग हुई है नेटो की, जिसको हम नेटो समिट कहते हैं, जो कि ब्राजील में हुआ है, उसमें जो नेटो के मेंबर्स हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किया है अफगानिस्तान को, वो इस इशू पे किया है कि एक आप इलेक्शन कॉन्स्टेंटली डिले करते जा रहे हैं। जो इलेक्शन पहले अक्टूबर 2017 में होने थे वो फिर आपने कहा कि हम जुलाई 7, 2018 को करवाएंगे। अब फिर आप नहीं करवा सके हैं और आप अक्टूबर 2018 की बात कर रहे हैं। तो काफी प्रेशर बिल्डअप हुआ है उसके ऊपर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट से। वैसे तो प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब ने ये कहा कि जी वो पाकिस्तान हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो फिर जो नेटो के कुछ मेंबर्स उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन आपने करवाने हैं, अपने मुल्क पे करवाने हैं, आप हर चीज पाकिस्तान पे ना डाल दिया करें। तो उसके बाद काफी मुझे सीरियस लग रहा है अफगानिस्तान जो हम हमारे जो एक आपके सिर्फ एक क्वाडी रिलेशनशिप है उसके बीच में वो सिंसियरिटी जो आज नजर आ रही है, ये आज से मुझे तकरीबन 3 या 4 महीने पहले नजर नहीं आ रही थी। क्योंकि आप देखिए, आप ब्लेम गेम कितनी देर तक कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? दुनिया बेवकूफ तो नहीं है। अब तो दुनिया क्वेश्चन कर रही है कि जो है सबसे ज्यादा जो कॉफी की कल्टीवेशन है, ये प्रोडक्शन है, वो हाईएस्ट हुई है तारीख में इस साल। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर आज भी संभाला नहीं जा रहा है। जो ह्यूमन राइट अब्यूज है उसके ऊपर नेटो के जो मेंबर्स हैं, खासकर जर्मनी, उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आई है। तो अब पहले तो ये होता था कि इंटरनेशनली जो भी हो रहा था अफगानिस्तान में उसकी जिम्मेदारी बड़े आराम से अपने डाल देते थे, लेकिन अब वो हालात थोड़े से बदल रहे हैं और अब इसलिए अफगानिस्तान बहुत सीरियस लग रहा है मेरे ख्याल में। फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट अक्टूबर की जो इलेक्शन है उसमें वो चाहते हैं कि वो मैक्सिमम पाकिस्तान की मदद लें। अच्छा, आगा इकरार साहब, अमेरिका ने भी बाज़ाब्ता तौर पर पहली मरतबा तालिबान से राब्ता किया है और वो कह रहे हैं कि हम खुद से मुज़ाकरात करेंगे तालिबान से। तो आपको लगता है कि तालिबान की तरफ से भी कुछ नरमी देखने को मिल रही है या बर्फ पिघलती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, तालिबान ने तो बहुत पहले भी यही जो है वो डिमांड की थी और आपको याद होगा कि उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा था टू द पीपल ऑफ अमेरिका, आपको याद होगा। और उस लेटर में उन्होंने यही कहा था कि जिनकी उन्होंने इल्जाम लगाया था कि काबुल में हुकूमत जो है वो डेफिनेटली जो है वो अशरफ गनी साहब की तो नहीं है, वो नेटो की है और अमेरिका की है। तो फिर आप हमसे बैठ के निगोशिएशन करें, उनसे बात करने का फायदा कोई नहीं है अशरफ गनी साहब से। लेकिन उस वक्त अमेरिका ने आउटराइटली ये जो है स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया था और अपना इस ऑफर को रिजेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि नो, आपने अगर बात करनी है तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की, काबुल की, उससे आप बात करें। आगा इकरार हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, पाकिस्तान हमेशा की तरह अफगानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से जो है पुरअज़्म है, कोशिशें कर रहा है। हमने हर लेवल पर जाकर अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश की है, लेकिन अफगानिस्तान की जानिब से हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं, मैनेजमेंट उनसे सही नहीं हो रही वहाँ के मामलात की। अमरीकी और नेटो फोर्सेज वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है और उनकी मौजूदगी में तालिबान जो है किसी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हुए हमें नजर नहीं आए। तालिबान की जानिब से एक खत जरूर लिखा गया था पीपल ऑफ अमेरिका के नाम, जहां पर सूरत हाल को वाज़ेह किया गया था। तो देखना यह है कि जो पाकिस्तान का अभी ये वर्किंग ग्रुप का जो देख रहे हैं कि डेलीगेशंस वहां पर मौजूद हैं, कितनी बेहतरी आती है इससे, इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, अगला मौजूद जो प्रोग्राम में हम शामिल करने वाले हैं वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जो उनका एक रवैया है मुस्लिम ममालिक के हवाले से और बिलखुसूस ईरान के हवाले से। हमने देखा कि जब से उन्होंने अपना ऑफिस संभाला है, ईरान के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज का
चुनाव वो करते हैं बातचीत के लिए। और अभी भी हम देख रहे हैं कि ईरान पर दोबारा से जौहरी पाबंदियां आयद जो है वो अमेरिका कर रहा है। हालांकि उसके जो एलाय ममालिक है, जिनमें फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, चीन है, वो बिल्कुल तैयार नहीं है, उन्होंने इतराज किया। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सख्त अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे, एक्सपर्ट हैं तमाम तर मामलात के इंटरनेशनल, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो लेटेस्ट ट्वीट किए हैं ईरान के सदर के हवाले से, ईरान के हवाले से, वो ये कहते हैं कि अगर अब ऐसी कोई बात की हसन रूहानी साहब ने तो उनको बहुत सख्त खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। यकीनन देखिए, ये जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, ये अमेरिका और ईरान के दरमियान ही नहीं हुई थी, बल्कि ये P5+1 और अमेरिका के दरमियान, ईरान के दरमियान थी। और P5 में आपको पता है परमानेंट मेंबर हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके साथ साथ जर्मनी था और ईरान के साथ डील थी। अब जब ये डील हो रही थी तो इस डील में तकरीबन ओवरऑल 1.5-2 साल का अरसा लगा, तो जिसमें तमाम निटी-ग्रिटीज तय हुई। ईरान ने बड़े कम्प्रोमाइजेज किए, और कम्प्रोमाइजेज की जब मैं बात करता हूँ तो जाहिर है ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो बड़े एडवांस स्टेज पे जा रहा था। ईरान ने उसको रिड्यूस किया, ईरान ने यूरेनियम में इन्वेस्टमेंट लेवल कम किया। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत में आते हैं तो उसको उसूली तौर पे तो अमेरिका के पहले सदर की दायरा अमेरिकन हुकूमत की तरफ से ये था, तो उसकी कदर करनी चाहिए थी। हमेशा जो मायदे होते हैं तो वो दायरा ममालिक एक दूसरे के साथ करते हैं, और उसको जो आने वाले नए सदूर होते हैं या हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो रिगार्ड करते हैं। सदर ट्रंप की तरफ से इसको डिसरिगार्ड करना और ईरान पे यूनिलैटरल सैंक्शन लगाना, ये बैनुल-अक़वामी कानून की भी खिलाफ वर्जी है और उस मायदे की भी खिलाफ वर्जी है जिसके तहत इस खिते में और दुनिया में अमन लाने के लिए कोशिशें की गई। ठीक है, अब वक्त आ गया, मैं समझता हूँ कि अमेरिका की इन पॉलिसियों के बारे में मेरा ख्याल है दुनिया को बैठ के बातचीत करना पड़ेगा, दुनिया को बैठ के सोचना पड़ेगा। हाल ही में आपने देखा कि P5 में सिवाय अमेरिका के बाकी 5 ममालिक बैठे, यानी चाइना, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, और इसके साथ साथ ईरान के नुमाइंदे बैठे, और उन्होंने इस बात का इरादा किया कि इस डील को जारी रखा जाएगा। और ये डील न सिर्फ ईरान के लिए बल्कि पूरे खिते के अमन और सुकून के लिए, अमन और सलामती के लिए बड़ी जरूरी है। और बाकी ममालिक ने चीन के साथ जो नामल ताल्लुकात हैं उनको रवा रखने के लिए एक रीएड्रेशन का भी आगाज किया, इजहार किया। डॉक्टर साहब, आप माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के, कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बड़े कंसर्न की बात है। डॉक्टर साहब, ये जो ममालिक हैं, फ्रांस है, जर्मनी है, रूस है, चाइना है, इन सब ने बहुत एतराज किया है कि अमेरिका को ये पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए ईरान पर, और आपने कहा कि अमेरिका शामिल भी नहीं हुआ और अहम इजलास बुलाया गया इस हवाले से। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ममालिक किसी किस्म का प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप को इस फैसले से रोकने के लिए? लेकिन यकीनन ममालिक ने बड़ी कोशिश की कि अमेरिका, पहली बात तो ये कि डील से बाहर न निकले, क्योंकि जाहिर है अमेरिका एक बड़ा मुल्क है, इस वक्त यूनिपोलर वर्ल्ड है, वर्ल्ड सुपर पावर है, और ये ममालिक नहीं चाहते थे कि अमेरिका इसका हिस्सा न बने या इससे यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाए, इसलिए पूरी कोशिश हुई। लेकिन अगर आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप का एक जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके बाद कुछ एक्शन ऐसे आए कि वो ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही पूरी दुनिया पे हुकूमत करने चाहता है। और इस हुकूमत में अगर आप देखें तो खा वो माहौलियाती मायदे हों, खा वो न्यूक्लियर मायदे हों या न्यूक्लियर डील हो ईरान के साथ, उसमें यूनिलैटरल एक्शन कुछ इस तरह लिए गए कि जिसने यूरोप को भी अनाय किया। आज मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि अमेरिका और यूरोप के ताल्लुकात में दर्द मेरी है, वो ट्रेडिशनल किस्म की दोस्ती या जिसको कहते थे ट्रांस अटलांटिक अलायंस वाला जो एक गर्म जोशी थी, वो आज इस ताल्लुकात में नजर नहीं आ रही है। और इस सारी चीज का जो मुहर्रिक है, इस सारी चीज का जो जिम्मेदार है वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। अब इससे यूरोपियन भी नाराज है। इसकी वजह ये है कि अमेरिका माजी में ये करता रहा है कि नेटो का इस्तेमाल करके, नेटो का इस्तेमाल वो करता था और उसके बेनिफिट अमेरिका को मिलते थे। अब इसमें भी यूरोपियन यूनियन के ममालिक जो है वो नालान थे कि नेटो चूंकि तमाम 27 मुल्कों की फौज है,
لیکن اس کا استعمال ہمیشہ امریکہ کے مفاد میں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر انٹرنیشنل پالیٹکس کا ہم جائزہ لیں تو طاقت کا مرکز ہمیں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ دنیا جو پہلے امریکہ کے ارد گرد گھومتی تھی، اب اس کا طاقت کا جو مرکز ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے. وہ چین کی جانب شفٹ ہو گیا ہے، وہ رشیا دوبارہ سے اپنی ری گین کر رہا ہے پرانی سچویشن کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے میں امریکہ کیا اس طرح کے جو ہے غیر مقبول فیصلے جو ہے وہ افورڈ کر پائے گا؟ دیکھیں، رشیا کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی اچھی بات جو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اس وقت نہ ہوتا تو بہتر ہوتا. اس وقت تک جو بائی پولرٹی دنیا میں، تو ایک طرح سے بیلنس آف پاور تھا. رشین بھی کنٹرول میں تھے، فارمر سوویت یونین، اور امریکن بھی کنٹرول میں تھے. اب اس عرصے میں 1990 سے لے کے آج تک اگر آپ نے دیکھا تو یونیلیٹرلی امریکہ نے کافی ایسی چیزیں کی جس سے دنیا کے امن و سکون کو کہیں بار خطرہ ہوا. اب جو آپ نے فرمایا کہ رشیا گین کر رہا ہے، یقیناً رشیا نے بہت گین کیا ہے، اور پریزیڈنٹ پوٹن کی صدارت میں، اس کی دور میں رشیا نے آلموسٹ وہ پوزیشن حاصل کر لی ہے جو فارمر سوویت یونین کے پاس ہوتی تھی. اب یہ خوش آئند بات بھی ہے، لیکن میں دنیا کو اس وقت صرف بائی پولرزم کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جو جدوجہد جاری ہے، اس وقت جو اسٹریٹجک الائنس بن رہے ہیں، رشیا اور چائنا مل کے ایک الائنس بنا رہے ہیں اور دنیا کو ملٹی پولرٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا خوش آئند قسم کا قدم ہے. اس سے یورپین یونین میں بھی کچھ احساسات کروٹ لے رہے ہیں. فرانس اور جرمنی خاص کر کے مل کے اس چیز پہ بڑا زوروں سے کام کر رہے ہیں کہ یورپ اپنا ٹریڈیشنل جو کیریکٹر تھا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی امپورٹنٹ کنٹیننٹ کا جو کیریکٹر تھا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. انٹرنیشنل پالیٹکس کے حوالے سے ہم آپ کی رائے جان رہے تھے. امریکہ کے غیر مقبول فیصلے، ڈونلڈ ٹرمپ کے غیر مقبول فیصلے جو ہے، دیکھنا یہ کہ امریکہ کو کس نہج پر لے جاتے ہیں. مسلم ممالک کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ متعصبانہ رویہ شروع سے ہی اپنایا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور اب ایران کے حوالے سے یہ سخت بیان بازی جو ہے وہ اس کو اس کے ساتھی ممالک جو ہیں، جو الائز ہیں، وہ بھی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم بڑھیں گے یہاں پر اپنے اگلے موضوع کی جانب. بات کریں گے مانسون کی بارشوں کے حوالے سے. موسم جو ہے وہ برسات کا ہے اور بارشیں جو ہے ملک کے طول و عرض میں ہو رہی ہیں. کراچی سے یہ سلسلہ شروع ہوا، وسطی پنجاب میں بارشیں ہوئیں اور آج کل بھی ہو رہی ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جڑواں شہروں میں 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی ہے. یہاں پر جو پانی کی کمی تھی، یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ باران رحمت سے اس میں تو کچھ بہتری آ جائے گی، اور جو ہمارے ندی نالے سوکھے پڑے ہوئے تھے ان میں بھی بہتری آ جائے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ راولپنڈی کے جو پرانا شہر ہے، وہاں کے کچھ نشیبی علاقے ہیں جو کہ پانی سے بھر گئے ہیں. ایسے میں وہاں پر رین ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے. نکاسی آپ کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سے کیونکہ تیاریاں نہیں کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے کہیں کہیں کچھ علاقوں میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے. موسم خوشگوار ہے، اس کو انجوائے کیجیے اپنے اہل خانہ کے ساتھ. اور 25 جولائی کو بھی یہی فور کاسٹ ہے کہ بارش ہوگی، لیکن اس بارش کے باوجود آپ لوگوں نے گھروں سے نکلنا ہے اور جا کر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا ہے. ہم آخری موضوع کی جانب بڑھیں گے. پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہونے والی ون ڈے سیریز کے حوالے سے، جس پر پاکستان نے کلین سویپ کر دیا ہے. 5-0 سے کامیابی اور بڑے بڑے ریکارڈز بنائے گئے. اور زمبابوے کی ٹیم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کچھ ہمیں دباؤ کا شکار نظر آئی ہے، اور پاکستان نے شروع سے ہی خوبصورت انداز اپنایا ہے. پاکستان کے جو ینگ پلیئرز ہیں انہوں نے بھی پاکستان کا نام روشن کیا ہے. جو ہم کرکٹ ٹیم کے حوالے سے T20 میں پہلے اپنی کامیابی کے حوالے سے بات کرتے رہے، اور اب ون ڈے سیریز میں بھی پاکستان نے جو کلین سویپ کیا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے. حافظ عمران صاحب اسپورٹس ایکسپرٹ ہیں، اسپورٹس اینالسٹ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. حافظ عمران بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہے. سب سے پہلے تو پاکستان کی کامیابی کے حوالے سے ہم بات کریں گے. کلین سویپ کر دی یہ سیریز پاکستان نے زمبابوے کے خلاف. دیکھیے بہت خوش آئند ہے پاکستان کے نقطہ نگاہ سے اس لیے بھی کہ ٹیم پاکستان نے جس طرح کا پرفارمنس دیا ہے اس سیریز میں انفرادی طور پر کھلاڑیوں نے اور پھر اجتماعی طور پر، وہ یقیناً خوش آئند ہے. اور یہ پاکستان کے نقطہ سے اس لیے بھی اچھا ہے کہ اعداد و شمار کے اعتبار سے بھی پاکستان کے کھلاڑیوں نے بڑے بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیم نتائج تھے، ٹیم کے ویسے ٹیم جو نتائج تھے وہ بھی بہت اچھے سامنے اور حوصلہ افزا ہیں. اس لیے کسی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان کے لیے یہ والی سیریز کچھ زیادہ اچھی نہیں رہی ہے. لوگ اس حوالے سے بات ضرور کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ زمبابوے کی ٹیم اتنی زیادہ مضبوط نہیں تھی، لیکن انٹرنیشنل اسٹیٹس بہرحال ان کا ہے، اور آپ کو کسی بھی ٹیم کے خلاف رنز کرنے کے لیے آپ کا باصلاحیت ہونا، کسی بھی ٹیم کے خلاف آپ کو وکٹیں لینے کے لیے آپ کا باصلاحیت ہونا ضروری ہے. اور پاکستان کے نوجوان کرکٹرز نے، بالخصوص نوجوان کرکٹرز نے کھیل کے ان تینوں شعبوں میں جہاں پر ان کو ایک مخالف حریف، ذرا نرم حریف، ذرا آسان حریف ملا تو انہوں نے اس کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا. آپ دیکھیں فہیم اشرف کی کارکردگی کو، بابر اعظم کی کارکردگی کو، امام الحق کی کارکردگی کو، اور سب سے بڑھ کر کے فخر زمان کی کارکردگی. یقیناً حافظ عمران، ہم دیکھیں کہ چوتھے اور پانچویں اگر ون ڈے کی ہم بات کریں تو فخر زمان جو ہیں وہ پاکستان کے لیے قابل فخر بن گئے، پاکستان کا فخر بن گئے ہیں. تو بہت خوبصورت پرفارمنس رہی ان کی.
آج ہی فخر نے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل سے جو انہوں نے بھارت کے خلاف ایک فتح کر اننگز کھیلی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ان کے کھیل میں نکھار آ رہا ہے، چونکہ وہ تیزی سے کھیلنے کے لیے صلاحیت رکھتے ہیں اور شہرت بھی رکھتے ہیں، اس لیے کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ وہ توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کر پاتے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے مسلسل ان کے کھیل میں بہتری آ رہی ہے، ان کے ٹیمپرامنٹ میں بہتری آ رہی ہے اور ان کی کارکردگی کا گراف بھی بلند ہو رہا ہے، معیار بھی بلند ہو رہا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑا اچھا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے ڈبل سینچری سکور کی اور وہ دنیا کرکٹ میں، ون ڈے کرکٹ میں ڈبل سینچری سکور کرنے والے کھلاڑیوں میں سب سے کم وقت انہوں نے لیا ہے جس میں انہوں نے یہ اعزاز حاصل کیا ہے، وہ ڈبل سینچری کلب میں شامل ہوئے ہیں، پاکستان کے پہلے کرکٹر بنے، اور یہ ایک ریکارڈ ساز سیریز ضرور رہی ہے پاکستان کے لیے۔ اس میں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی پاکستانی کھلاڑیوں نے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ مخالف بہت سخت نہیں تھا، لیکن کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نرم ٹیمیں بھی ملتی ہیں، آپ کو اچھی ٹیمیں بھی ملتی ہیں، آپ کو جب بہت اچھی ٹیمیں ملتی ہیں بعض اوقات آپ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں تو اس وقت دباؤ کھلاڑیوں پر آتا ہے۔ تو اس طرح کے میچز میں کھلاڑیوں کے پاس اپنے اعداد و شمار کو بہتر بنانے کا، اپنے ایوریج کو بہتر بنانے کا، اپنے اوورز کو بہتر بنانے کا اچھا موقع ہوتا ہے اور پاکستان نے اس سے بڑا اچھا فائدہ اٹھایا۔ وقت ہو رہا ہے ہمارے پاس پروگرام کا، لیکن ہم بات کرنا میں ایک سوال آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی، پاکستانی ٹیم کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ ٹیم میں آپس میں نااتفاقیاں ہوتی تھی، اس وجہ سے بھی ٹیم کو بہت نقصان پہنچا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سالوں کے بعد ایک اچھی اور اسٹرانگ ٹیم بن کر ابھر کر سامنے آئی ہے۔ جی، یہ خوش قسمتی ہے موجودہ کپتان سرفراز احمد کی اس لحاظ سے کہ اس وقت ٹیم میں جو کھلاڑی ہیں ان کی اکثریت کی جو عمریں ہیں وہ ایک جیسی ہیں، ان کی اکثریت کی عمریں ایک جیسی ہیں، وہ ان کو ایج گروپ اچھا مل گیا ہے، سینئرز بہت زیادہ موجود نہیں ہیں، کوئی بہت زیادہ ان کو کسی بھی حوالے سے مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ خوبصورت ٹیم اور جو یونٹی کہتے ہیں ٹیم میں ہونی چاہیے وہ ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے فتح بھی مل رہی ہے اور ہر میدان پاکستان مار رہا ہے کرکٹ کے حوالے سے۔ بہت شکریہ حافظ عمران، آپ نے اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے۔ پاکستان نے زمبابوے کو کلین سویپ کر دیا، 5 میچوں کی ون ڈے سیریز میں خوبصورت کھیل کا مظاہرہ کیا، کریڈٹ ہمارے کپتان کو بھی جاتا ہے، ینگ پلیئرز کو بھی جاتا ہے، اسی طرح سے کھیلتے رہیں، پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا لائیو ایٹ 5، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔